दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम आध्या है। लोग कहते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा दौर ज़रूर आता है जब उसे लगता है कि उसकी दुनिया कभी नहीं बदलेगी, सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा। पहले मुझे भी यही लगता था कि मेरे पापा हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं जब भी सुबह को आंखें खोलती तो सबसे पहले मेरे कमरे की बड़ी सी खिड़की से आती सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ती। मेरा कमरा हमारी पुरानी पर बेहद खूबसूरत हवेली की दूसरी मंजिल पर था। सफ़ेद रंग की दीवारें, हल्के गुलाबी पर्दे और किताबों से भरी लकड़ी की अलमारी, साथ ही खिड़की के पास रखा झूला, मेरे लिए वही मेरी पूरी दुनिया थी। लेकिन उस दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा मेरा कमरा नहीं, मेरे पापा थे। हर सुबह बिना नागा किए ठीक 6 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुलता। मेरी प्रिंसेस उठ गई या अभी भी सपनों में ही घूम रही है, और मैं हर बार जानबूझकर आंखें बंद किए रहती। फिर पापा धीरे से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहते, अच्छा, तो आज भी सोने का नाटक चल रहा है। फिर मैं अचानक उनकी कलाई पकड़ लेती। वो जोर से हंस पड़ते। अरे, मेरी बेटी तो पहले से भी और शातिर हो गई है। उसके बाद मैं बिस्तर पर बैठ जाती और उनके गले लगती। गुड मॉर्निंग पापा। वो भी जवाब में कहते कि गुड मॉर्निंग बेटा। मुझे आज तक याद नहीं कि ऐसा कोई दिन आया हो जब मैंने सुबह उठकर सबसे पहले अपने पापा का चेहरा ना देखा हो। वो कहते थे कि जिस घर की सुबह बेटी की मुस्कान से शुरू हो, उस घर में कभी खुशी की कमी नहीं होती। इस पर मैं मुस्कुरा देती और नीचे से किचन में बर्तनों की हल्की आवाज़ें आने लगती। मैं नाश्ता तैयार कर रही होती। पापा मेरा हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे ले जाते। हमारी हवेली अच्छी खासी बहुत बड़ी थी। सामने फैला हुआ हरा भरा लॉन, बीच में संगमरमर का गोल फव्वारा, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल। सुबह की ओस अब भी गुलाब की पंखुड़ियों पर मोतियों की तरह चमक रही होती। पापा अक्सर वहीं कुछ देर रुक जाते और मुझसे कहते कि देखो आद्या, फूल हमेशा झुककर खिलते हैं, इसलिए इंसान को भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मैं हर बार उनसे वही सवाल पूछती, तो क्या जो लोग घमंड करते हैं वो अच्छे नहीं होते? पापा मुस्कुराकर कहते कि नहीं बेटा, वो बुरे तो नहीं होते, बस उन्हें अभी जिंदगी ने सिखाया नहीं होता। मैं उनके हर शब्द को ऐसे सुनती जैसे कोई बच्चा कहानी सुना रहा हो। फिर नाश्ते की मेज पर बैठते ही पापा की एक आदत थी, वो पहले मेरी प्लेट लगाते फिर अपनी। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि पापा, पहले अपनी प्लेट क्यों नहीं लगाते? तब उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, क्योंकि बाप का पेट अपनी औलाद को खाते हुए देखकर पहले ही भर जाता है। मुझे उस बात का मतलब तब समझ नहीं आया, लेकिन आज आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि दुनिया में सबसे खास रिश्ता सिर्फ माँ बाप का होता है। मेरे पापा शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। लोग उनसे मिलने के लिए महीनों पहले अपॉइंटमेंट लेते। बड़े बड़े नेता, अफसर, बिजनेसमैन सब उनके सामने बैठते समय अपनी आवाज़ तक धीमी कर लेते थे। एक बार उनकी बहुत ज़रूरी मीटिंग चल रही थी। करीब 10 लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे। मैं बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर चली गई। सबकी नज़र मुझ पर टिक गई। उस लम्हे मैं भी घबरा गई और उनसे कहा कि सॉरी पापा। लेकिन पापा तुरंत अपनी कुर्सी से उठे और बोले कि अरे, मेरी बेटी को सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ा। एक मिनट, मीटिंग बाद में भी हो जाएगी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, क्या हुआ? मैंने धीरे से कहा कि आपने सुबह वादा किया था कि मेरे साथ घूमने चलेंगे और आप भूल गए। कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन पापा ने बिना एक पल सोचे अपनी फाइल बंद कर दी। अब मीटिंग आधे घंटे के बाद होगी। इतना कहकर वो मेरे साथ बाहर आए। मैंने पूछा, पापा, आपकी मीटिंग तो ज़रूरी थी ना? उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, बेटी से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं होता। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ उनकी बेटी नहीं, उनकी पूरी दुनिया हूँ। उस दिन सुबह हवेली हमेशा की तरह रौनक से भरी हुई थी। मैं बालकनी में खड़ी होकर नीचे का नज़ारा देख रही थी। पापा रोज़ की तरह लॉन में टहल रहे थे। उनके हाथ में चाय का कप था, लेकिन आज वो अकेले नहीं दिखे। उनके साथ एक आदमी और था, करीब पापा की उम्र का, चेहरे पर सादगी। वो आदित्य अंकल थे। मैं उन्हें बचपन से जानती थी। पापा जब भी उनके साथ होते, उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून होता था। मैं नीचे आई तो दोनों किसी बात पर जोर जोर से हंस रहे थे। मुझे देखकर पापा बोले, लो, हमारी प्रिंसेस भी आ गई। मैं मुस्कुराते हुए उनके पास गई। गुड मॉर्निंग पापा।
फिर मैंने आदित्य अंकल के पैर छुए। उन्होंने हमेशा की तरह मेरे सर पर हाथ रख दिया कि खुश रहो बेटा। मैंने मुस्कुराकर पूछा, अंकल आप इतने दिनों बाद आए हैं? उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा उम्र बढ़ने के साथ काम कम नहीं होते बल्कि और बढ़ जाते हैं। उसके बाद आदित्य अंकल और पापा अपने कॉलेज के दिनों की बातें करने लगे। उन दोनों की बातों पर मैं खूब हंसी और उस वक्त मैंने पहली बार पापा को इतना शर्माते हुए देखा। नाश्ते के बाद पापा और आदित्य अंकल बगीचे की तरफ चले गए। ऐसे ही शाम होते होते आदित्य अंकल वापस जाने लगे। मैं उन्हें गेट तक छोड़ने गई। उन्होंने जाते जाते मेरे सर पर हाथ रखा। अपना ख्याल रखना बेटा। मैंने मुस्कुराकर कहा कि आप दोबारा जल्दी आइएगा। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा कि हाँ ज़रूर बेटा। फिर गाड़ी धीरे धीरे हवेली से बाहर निकल गई। मैं देर तक उसे जाती हुई देखती रही। तब मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यही इंसान एक दिन मेरी ज़िंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा सच अपने सीने में छुपाए बैठा होगा। लेकिन उस सच तक पहुंचने में अभी बहुत वक्त बाकी था। आदित्य अंकल के जाने के बाद जिंदगी फिर उसी रफ्तार से चलने लगी। सुबह पापा की आवाज़ से नींद खुलती, दोपहर में उनके साथ खाना, शाम को लॉन में टहलना और रात को छत पर बैठकर घंटों बातें करना। उस समय मुझे सच में लगता था कि मेरी जिंदगी में कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे सर पर मेरे पापा का हाथ है और मुझे पूरा यकीन था कि जब तक वो हैं मुझे कोई तकलीफ छू भी नहीं सकती। एक दिन अचानक पापा ने पूछा, आद्या सुनो, अगर मैं तुमसे एक वादा मांगूं तो करोगी? मैंने तुरंत कहा कि आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जिंदगी में चाहे कितने भी मुश्किल समय आए, तुम कभी गलत रास्ता मत चुनना और किसी का हक कभी मत छीनना। इस बात पर मैंने हंसते हुए कहा कि ये कैसी बातें कर रहे हैं पापा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी। मुझे पता है, इसलिए तो तुम पर इतना गर्व है। उसी रात हवेली में एक छोटी सी पूजा रखी गई थी। कई रिश्तेदार आए, चाचा चाची भी वहीं थे। मैंने कभी उनके व्यवहार में कोई कमी महसूस नहीं की। उस दिन भी चाची मुझे बार बार अपने हाथों से मिठाई खिला रही थी। मेरी बिटिया तो अब दिन ब दिन और सुंदर होती जा रही है। पर उस समय अगर कोई मुझसे कहता कि यही लोग एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बनेंगे, तो शायद मैं उसे पागल समझती। ऐसे ही रात करीब 10 बजे मेहमान जाने लगे। पूरी हवेली फिर से शांत हो गई। मैं अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। नीचे लॉन में पापा अकेले टहल रहे थे। मैंने आवाज़ लगाई, पापा, तो उन्होंने ऊपर देखा। हाँ बेटा, कल कहीं बाहर चलेंगे? उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि हाँ बिल्कुल, जहाँ मेरी बेटी कहेगी। सच? फिर कल पूरा दिन सिर्फ मेरे नाम होगा ना? उन्होंने हंसते हुए हाथ उठाकर कहा कि पक्का वादा। हम दोनों हंस पड़े। मुझे क्या पता था ये मेरे पापा का मुझसे किया हुआ आखिरी वादा होगा। फिर अगली सुबह मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आई, लेकिन आज पापा पहले से तैयार खड़े थे। उनके हाथ में कार की चाबियां थीं। मैंने हैरानी से पूछा, अरे आप तो कह रहे थे कि आज आप पूरा दिन मेरे साथ रहेंगे। उन्होंने मेरे पास आकर मेरे सर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा बस एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मैं 2 घंटे में लौट कर आ जाऊँगा। फिर पूरा दिन सिर्फ मेरी बेटी का रहेगा। मैंने मुंह फुला लिया। पक्का ना पापा? उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि मैंने आज तक अपनी बेटी से किया हुआ कोई भी वादा तोड़ा है क्या? इस पर मैं तुरंत मुस्कुरा दी। फिर उन्होंने जाते जाते एक बार और मुड़कर मुझे देखकर मुस्कुराए और हवेली के मेन गेट से बाहर निकल गए। मैं बहुत देर तक उन्हें जाता हुआ देखती रही, इस बात को बिना जाने कि उस सुबह उन्हें आखिरी बार अपनी आंखों से देख रही हूँ। मेन गेट बंद होने की आवाज़ जैसे पूरे घर में गूंज गई। मैं कुछ पल तक वहीं खड़ी रही। हर रोज़ की तरह मैंने सोचा 2 घंटे बाद पापा वापस आ जाएंगे, फिर हम घूमेंगे। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि किस्मत ने उन 2 घंटों के बदले मुझसे मेरी पूरी जिंदगी छीन लेने का फैसला कर लिया है। मैंने सोचा जब तक पापा लौटें तब तक उनके लिए उनकी पसंद की खीर बनवाती हूँ। किचन में जाकर मैंने नौकरानी से कहा कि आज पापा आएंगे तो खीर ज़रूर बननी चाहिए। उन्हें इलायची वाली खीर सबसे ज़्यादा पसंद है। वो मुस्कुराकर बोली कि अभी बना देती हूँ बिटिया। उस समय मेरे चेहरे पर जितनी खुशी थी उतनी शायद पहले कभी नहीं आई हो, क्योंकि आज का पूरा दिन सिर्फ मैं और पापा साथ बिताने वाले थे। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। मैं हर 5-10 मिनट में घड़ी देखती, कभी बालकनी में जाकर सड़क की तरफ झांकती और हर बार खाली सड़क देखकर खुद से कहती कि बस पापा अब आते ही होंगे। फिर करीब 12 बजे हवेली के बाहर अचानक एक गाड़ी आकर रुकी। मैं दौड़ती हुई बाहर आई, लेकिन वो पापा की गाड़ी नहीं थी। उसमें से 2 पुलिस वाले उतरे।
उनके पीछे एक और आदमी भी था जिसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दी। ये देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। एक अजीब सा डर जिसकी कोई वजह मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा कि जी, आपको किससे मिलना है? वो दोनों पुलिस वाले कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर उनमें से एक ने धीमी आवाज में पूछा कि आप वीर सिंह जी की बेटी है? मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जी, मैं उनकी ही बेटी हूँ। क्या हुआ? पापा कहाँ हैं? इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। बस सबकी नजरें झुक गईं। मेरे दिल की धड़कन अब इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे खुद उसकी आवाज सुनाई देने लगी। तभी एक पुलिस अफसर ने बहुत धीरे से कहा कि हमें बहुत अफसोस है कि वीर सिंह जी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मेरे चेहरे की मुस्कान उसी पल गायब हो गई। मैंने तुरंत कहा, क्या? ये क्या कह रहे हो आप? उन्होंने धीरे से सर झुका लिया। हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका अगला शब्द मेरे कानों तक पहुंचा ही नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक पूरी दुनिया की आवाज आना बंद हो गई हो। मेरे आसपास खड़े लोग कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। बस एक ही बात मेरे दिमाग में बार बार गूंजने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बिना कुछ सुने हवेली से बाहर भागी। आद्या बिटिया, रुकिए। पीछे से सब मुझे रोक रहे थे, लेकिन उस समय मेरे पैरों में जैसे किसी ने जान भर दी हो। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और बस एक ही बात दोहरा रही थी कि नहीं, मेरे पापा को कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने मुझसे वादा किया था। उन्होंने कहा था कि वो 2 घंटे में वापस आएंगे। पापा अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। कुछ देर के बाद मैं उन लोगों के साथ अस्पताल पहुंची। वहां बहुत भीड़ थी। सबके चेहरे पर दुख था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी आंखों में देखने की। मैं भीड़ को धक्का देते हुए अंदर पहुंची। तभी मेरी नज़र सफ़ेद चादर से ढकी एक स्ट्रेचर पर पड़ी। मेरे कदम जैसे ज़मीन में जम गए और कांपते हुए हाथों से चादर का कोना उठाया। उसी पल मेरी पूरी दुनिया वहीं रुक गई। वो मेरे पापा थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बस गहरी नींद में हों और अभी उठकर मुझसे बातें करेंगे। मैं उनके सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उठिए ना पापा, देखिए मैं आ गई। आपने तो कहा था ना कि आप अपना वादा कभी नहीं तोड़ेंगे। देखिए ना, मैं इंतजार कर रही हूँ। प्लीज एक बार आंखें खोलिए। लेकिन इस बार उन्होंने मेरा सर नहीं सहलाया, ना ही मुस्कुराकर मुझे अपनी प्रिंसेस कहा। इस बार मेरी आवाज उनसे टकराकर वापस मुझ तक ही लौट आई। उसी पल मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। मैंने मुड़कर देखा तो वो आदित्य अंकल थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुझे अपने सीने से लगा लिया। और पहली बार मैंने किसी बड़े इंसान को बच्चे की तरह रोते हुए देखा। उस वक्त मुझे समझ आ गया, मैंने सिर्फ अपने पापा नहीं खोए, किसी ने अपना सबसे अच्छा दोस्त भी खो दिया। मैं पापा के सीने से लिपटकर रोने लगी। बार बार उनका चेहरा अपने हाथों में लेकर यही कह रही थी कि पापा उठ जाइए ना, देखिए मैं आपके पास आ गई हूँ। आपने मुझसे वादा किया था, आप अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। लेकिन इस बार न मेरे आंसुओं ने उन्हें जगाया, न ही मेरी आवाज ने। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में सिर्फ मेरी सिसकियां गूंज रही थी। चारों तरफ खड़े लोग चुपचाप ये मंजर देख रहे थे। किसी के पास भी मुझे दिलासा देने के लिए शब्द नहीं थे। बस आदित्य अंकल ने कांपती आवाज में कहा, आद्या। मैं तुरंत उनके सीने से लगकर रो पड़ी। अंकल, इन्हें बोलिए ना कि पापा उठ जाएं। आदित्य अंकल की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उन्होंने जो कहा उसने मेरी बची हुई हिम्मत भी तोड़ दी। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ भी। उनके आगे के शब्द मेरे कानों में जैसे शीशा उंडेलने लगे। वो भी उसी गाड़ी में थी। मेरी सांस जैसे वहीं रुक गई। मैंने उनकी तरफ देखा, नहीं अंकल, माँ तो अपनी दोस्त के घर गई थी। आदित्य अंकल ने दर्द भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। ऑफिस से निकलने के बाद वीर उन्हें साथ में लेकर घर आ रहे थे, पर रास्ते में हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। उसने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। तुम्हारे मम्मी पापा की कार भी उसकी चपेट में आ गई। मेरे पैरों से जैसे जमीन खिसक गई हो। मैंने बिना कुछ कहे अस्पताल के उस कमरे में इधर उधर देखना शुरू किया। तभी मेरी नज़र बगल वाले स्ट्रेचर पर पड़ी। उस पर भी सफ़ेद चादर पड़ी थी। मेरे कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं मन ही मन बस यही प्रार्थना कर रही थी कि बस ये मेरी माँ ना हो। मैंने कांपते हुए हाथों से चादर का कोना पकड़ा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके बाद आदित्य अंकल मेरे पास आए। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। फिर कांपते हुए हाथों से मैंने चादर हटाई तो मेरी माँ बिल्कुल शांत लेटी थी। उनके माथे पर हल्की सी चोट का निशान दिखा, साथ ही चेहरे पर वही सुकून जैसे बस वो गहरी नींद में हो। तभी मेरे होठ कांपे,
लेकिन इस बार मेरे मुंह से चीख भी नहीं निकली, बस एक शब्द निकला, माँ। मैं उनके पैरों के पास बैठ गई। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज जैसे कहीं खो गई हो। मैं बस उन्हें देखती रही, बहुत देर तक। शायद मेरा दिल अब भी ये मानने को तैयार नहीं था कि जिस माँ ने सुबह मेरे बालों में अपने हाथों से तेल लगाया था, वो अब कभी मुझे बेटा कहकर नहीं बुलाएगी। कुछ देर के बाद डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने आदित्य अंकल से धीमी आवाज में कुछ बातें की। फिर पुलिस वाले भी आए। कागजी कार्रवाई शुरू हुई। मैं अब भी वहीं बैठी थी। मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मेरी नज़र कभी पापा पर जाती तो कभी माँ पर। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया इन दो स्ट्रेचर पर चुपचाप लेटी हो। सुबह जिस आंगन में शहनाई जैसी हंसी गूंजती थी, आज वहीं पर रोने की आवाजें गूंजने लगी। रिश्तेदार, पड़ोसी, शहर के बड़े बड़े लोग सब आ चुके थे। जिस हवेली में कभी रौनक खत्म नहीं हुई, आज वहां ऐसा सन्नाटा था जो दिल को चीर रहा था। मैं दरवाजे पर खड़ी एकटक बस अपने माँ बाप को देखती रही। मुझे अब भी लग रहा था कि कोई आएगा और मुझसे कहेगा कि ये सब एक बुरा सपना था। लेकिन कुछ सपने आँख खुलने के बाद भी खत्म नहीं होते, वो हकीकत बन जाते हैं। पापा की पसंद की इलायची वाली खीर भी उसी बर्तन में रखी थी जिसे मैं सुबह बड़े प्यार से बनवाकर खुश हो रही थी। मैं उसे देखकर बार बार यही सोच रही थी, काश उस समय मुझे पता होता कि ये खीर कभी पापा तक पहुंच ही नहीं पाएगी। मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। पूरी रात हवेली में लोगों का आना जाना लगा रहा। कोई पापा की अच्छाइयाँ बता रहा था, कोई माँ की सादगी की बातें कर रहा था। लेकिन सच कहूँ, उस समय मुझे किसी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। मैं बस माँ और पापा के पास बैठी, कभी पापा के हाथ को देखती तो कभी माँ के चेहरे को, और हर कुछ मिनट बाद यही लगता कि अभी ये दोनों उठ जाएंगे। पर वहाँ उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी। सफ़ेद चादरें बिछाई गईं, लोग लकड़ियाँ जमा कर रहे थे। हर तरफ बस एक ही रंग था, सफ़ेद। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। पापा, आपने तो कहा था ना कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, फिर आप क्यों चले गए? पर कोई जवाब नहीं था, सिर्फ मेरी सिसकियां गूंजने लगी। उस वक्त आदित्य अंकल आए, लेकिन इस बार भी उन्होंने मुझे झूठी तसल्ली नहीं दी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, रो लो बेटा, दिल हल्का हो जाएगा। मैंने रोनिहाई आवाज में पूछा, अंकल, अब मैं किसके लिए जीऊंगी? मेरे इस सवाल पर उनकी आंखें भी भर आईं। उन्होंने जवाब देने से पहले कुछ पल खुद को संभाला, फिर बोले, तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत मजबूत बनाना चाहते थे। अगर आज वो तुम्हें देख रहे होंगे तो वो नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी टूट जाए। इस पर मैंने सर झुका लिया। लेकिन मैं मजबूत नहीं हूँ, मैं बहुत डर रही हूँ अंकल। तब उन्होंने मेरे सर पर बिल्कुल वैसे ही हाथ रखा जैसे पापा रखा करते थे। बेटा, याद रखना, अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती, एक दिन सूरज फिर निकलता है। उस समय मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। कुछ देर के बाद उनकी अर्थी तैयार हो गई। उस पल मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। माँ पापा दोनों एक दूसरे के पास सफ़ेद फूलों से ढके हुए थे। उन्हें ऐसे देखकर मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। मैं दोनों के पास बैठ गई। पहले माँ का माथा चूमा, फिर पापा का हाथ अपने माथे से लगा लिया। मैं आप दोनों के बिना कैसे रहूंगी? मेरी आवाज़ सुनकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गईं। लेकिन भीड़ में खड़े दो चेहरे ऐसे भी थे जो दुखी तो दिख रहे थे, मगर उनकी आंखों में आंसू कम और कुछ सोचने की बेचैनी ज्यादा लगी। वो मेरे चाचा और चाची थे। उस समय मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरी पूरी दुनिया मुझसे दूर जा रही थी। माँ और पापा की अर्थी जब हवेली के दरवाजे से बाहर निकली तो ऐसा लगा जैसे उस दरवाजे से सिर्फ दो लोग नहीं, मेरी पूरी दुनिया बाहर जा रही हो। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगी। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। कई बार ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगी, लेकिन हर बार किसी न किसी ने मुझे संभाल लिया। सूरज सिर के ऊपर था, हल्की हल्की गर्म हवा चल रही थी, चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई रही। चिता में लगी लकड़ियों की खड़खड़ाहट और रोते हुए लोगों की सिसकियां सुनाई दे रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान ने बचपन से मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, एक दिन उसी को आखिरी बार विदा करना पड़ेगा। मैं कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब सच है या मैं कोई डरावना सपना देख रही हूँ। तभी किसी की आवाज आई, बेटी को बुलाइए। सभी की नजर मेरी तरफ उठ गई। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तब आदित्य अंकल धीरे धीरे मेरे पास आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरा हाथ पकड़कर आगे ले गए। मैं माँ और पापा के सामने जाकर खड़ी हो गई। उस पल मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। कांपते हाथों से मैंने चिता में आग लगाई और रोते हुए बस इतना ही कह पाई, अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझसे इस तरह दूर चले जाएंगे। वहां खड़े कई लोग अपना चेहरा दूसरी तरफ कर चुके थे। शायद मेरी बात सुनकर अभी भी आंखें भर आई होंगी। मैं बस खड़ी हुई उस आग को देखती रही। कुछ ही देर पहले जिन दो लोगों की वजह से मेरा घर घर था, अब वही आग की लपटों में गायब होते जा रहे थे। उस पल मुझे पहली बार महसूस हुआ, अब सच में मैं अकेली हूँ। शाम तक सब लोग हवेली लौट आए, लेकिन वो हवेली अब पहले जैसी नहीं रही थी, क्योंकि घर ईंटों से नहीं अपने लोगों से ही बनता है। मैं धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ी। रास्ता में पापा का स्टडी रूम पड़ा। दरवाज़ा आधा खुला था। मैं वहां अंदर चली गई तो सब कुछ वैसा ही रखा था जैसा पापा ने सुबह छोड़ा। ऐसे ही टेबल पर खुली हुई डायरी, उनका चश्मा और कुर्सी जिस पर बैठकर वो घंटों काम किया करते थे। मैंने धीरे से उस कुर्सी को छुआ, फिर उसी पर बैठ गई। मेरे सामने टेबल पर एक फ़ोटो भी रखी थी। उस फोटो में मैं बीच में थी, एक तरफ माँ और दूसरी तरफ पापा। तीनों खूब हंस रहे थे। मैंने कांपते हाथों से वो फोटो उठाई और अपने सीने से लगा ली और धीरे से कहा, आपका नाम तो आज भी यही है पापा, बस आप ही नहीं है। इतना कहते ही मेरी हिम्मत जवाब दे गई और फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। रात भी अब गहरी हो चुकी थी। हवेली में आए हुए ज्यादातर लोग अपने कमरों में चले गए, पर मैं अभी भी स्टडी रूम में बैठी थी। तभी बाहर से किसी की धीमी आवाज़ सुनाई दी, बेचारी बच्ची एक दिन में ही अनाथ हो गई। तभी दूसरी आवाज़ आई कि ऊपर वाला किसी दुश्मन को भी ऐसा दिन न दिखाए। मैंने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगी। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ एक बेटी थी जिसने एक ही दिन में अपने माँ और पापा दोनों खो दिए। माँ पापा के जाने के बाद जैसे समय रुक सा गया था। लोग कहते कि वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे हर गुजरता हुआ दिन मेरे जख्म को और गहरा कर रहा हो। हवेली में सुबह तो हो जाती थी, लेकिन अब किसी की आवाज़ मुझे उठाने नहीं आती। पहले हर रोज़ 6 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुलता था। पापा आकर अपनी प्रिंसेस को जगाते थे, पर अब सुबह भी खामोशी आती और रात भी खामोशी से ही चली जाती। कई बार मैं नींद में अचानक उठ जाती। मुझे लगता कि जैसे पापा आए होंगे, लेकिन जब कमरे में नज़र दौड़ती तो चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा होता। माँ की अलमारी कई दिनों तक वैसे ही बंद रही। एक दिन न जाने क्यों मैंने हिम्मत करके उसे खोला। अंदर उनकी साड़ियाँ रखी थी। हर साड़ी से उनकी पसंद का वही हल्का सा परफ्यूम महक रहा था। उसमें से मैंने एक साड़ी निकाली और अपने चेहरे से लगा लिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यादों की भी खुशबू होती है, जो इंसान के चले जाने के बाद भी बहुत देर तक उसके होने का एहसास दिलाती रहती है। उधर हवेली में लगातार रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। कोई मुझे समझा रहा होता, कोई कहता कि बेटा अब तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, सब्र रखो। लेकिन मैं हर किसी की बात सुनती तो बस हल्की सी गर्दन हिला देती। मेरे पास जवाब देने की ताकत ही नहीं बची थी। इन सब के बीच एक बात मैंने ज़रूर महसूस की। चाचा और चाची हर समय मेरे आसपास रहते थे। अगर मैं खाना नहीं खाती तो चाची खुद प्लेट लेकर मेरे कमरे में आ जाती और बोलती कि बेटा अगर तुम ऐसे ही खुद को तकलीफ दोगी तो ऊपर से तुम्हारे माँ और पापा को भी दुख होगा। मैं बिना कुछ बोले दो चार निवाले खा लेती। चाचा रोज शाम को मेरे कमरे में आकर पूछते, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बेटा बता देना, अब हम ही तुम्हारा परिवार हैं। उनकी ये बातें सुनकर मेरी आंखें भर आती। मैं सचमुच सोचने लगी थी कि ऊपर वाले ने भले ही मेरे माँ पापा मुझसे छीन लिए हों, लेकिन मुझे अकेला नहीं छोड़ा। कई दिनों तक पूरे घर में पापा और माँ को याद किया जाता रहा। हर सुबह उनके लिए पूजा होती, गरीबों को खाना खिलाया जाता, रिश्तेदार बैठकर माँ पापा की बातें करते। कभी कभी मैं भी चुपचाप बैठकर उन्हें सुनती रहती। मुझे अच्छा लगता था जब लोग पापा की तारीफ करते। कोई कहता कि वीर सिंह जैसा दिलवाला आदमी आज तक नहीं देखा। कोई कहता उन्होंने कभी किसी ज़रूरतमंद को अपने घर से खाली हाथ नहीं लौटाया। और मैं मन ही मन सोचती कि हाँ, वो सिर्फ अच्छे इंसान ही नहीं थे, दुनिया के सबसे अच्छे पापा भी थे। ऐसे ही धीरे धीरे मेहमान भी वापस अपने घर को लौटने लगे। शाम होते होते वो हवेली जो पिछले कुछ दिनों से लोगों की आवाज़ों से भरी हुई थी, एक बार फिर शांत हो गई। अब वहाँ सिर्फ मैं, चाचा चाची और कुछ पुराने नौकर ही रह गए। मैं उस वक्त बरामदे में बैठी डूबते सूरज को देख रही थी। तभी चाची 2 कप चाय लेकर आई। एक कप मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, लो बेटा, सुबह से तुमने कुछ भी ठीक से नहीं खाया, चाय ही पी लो। मैंने चुपचाप उनके हाथ से कप पकड़ लिया। कुछ देर दोनों बिना बोले चाय पीते रहे। फिर चाची ने धीरे से कहा, अब हमें मिलकर इस घर को संभालना होगा बेटी। मैंने उनकी तरफ देखा। उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेर दिया। तुम बिल्कुल चिंता मत करना,
जब तक हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर न जाने क्यों मेरी आँखों से फिर आँसू निकल पड़े। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा था कि माँ-पापा के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊँगी, तो चाची ने तुरंत मुझे गले से लगा लिया। "अरे पगली, तुम अकेली कहाँ हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ।" उस पल मैं उनके कंधे पर सर रखकर रोती रही। हवेली एक बार फिर अपनी पुरानी लय में लौटने लगी थी। सब कुछ पहले जैसा दिख रहा था, बस माँ-पापा नहीं थे और शायद इसी वजह से कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। पापा के जाने के बाद उनके ऑफिस का सारा काम कुछ दिनों के लिए रुक गया, लेकिन बिजनेस हमेशा किसी का इंतजार नहीं करता। एक सुबह मैं नीचे आई तो देखा ड्राइंग रूम में कई लोग बैठे हुए दिखे। सबके हाथों में फाइलें थी, उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैंने पास जाकर पूछा कि क्या हुआ? तभी कंपनी के पुराने मैनेजर उठकर खड़े हो गए। बोले, बिटिया जी, कुछ जरूरी कागजों पर साइन चाहिए थे। मैंने बिना सोचे कहा, तो ले आई ये फाइल। मैंने जैसे ही फाइल उनसे ली, चाचा ने धीरे से मेरा हाथ रोक लिया। नहीं बेटा, रुको। मैंने उनकी तरफ देखा। तब उन्होंने बहुत शांत आवाज में कहा, तुम अभी इन सब बातों में मत पड़ो। अभी तुम्हें खुद को संभालने में वक्त चाहिए, इसलिए ऑफिस की जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा। फिर मैंने एक पल उन्हें देखा और सर झुका दिया। असल में सच तो ये था, मेरी हालत सचमुच ऐसी नहीं थी कि मैं बिजनेस के बारे में सोच पाती। मैंने धीरे से कहा कि ठीक है चाचा, आप संभाल लीजिए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। बस बेटा, तुमसे यही समझदारी चाहिए थी। मैंने उस दिन पहली बार देखा कि पापा की कुर्सी पर कोई और बैठा। चाचा जी नौकरों से बातें कर रहे थे, साथ ही फाइलें देखते हुए उनको हुक्म भी दे रहे थे और सब लोग उन्हें ध्यान से सुन रहे थे। कुछ पल के लिए मेरा दिल भर आया। वो कुर्सी जिस पर बैठने का हक सिर्फ मेरे पापा का था, आज किसी और के पास आ गई। लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को समझाया, चाचा भी तो घर के ही है। अगर वो सब नहीं संभालेंगे तो फिर कौन संभालेगा? धीरे धीरे चाचा जी रोज ऑफिस जाने लगे। सुबह वो नाश्ता करके निकलते, फिर रात को देर से घर लौटते। हर शाम मैं उनसे पूछती कि चाचा, ऑफिस में सब ठीक है ना? तब वो मुस्कुराकर कहते कि हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ने बहुत मेहनत से ये सब बनाया था और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी मेहनत पर कोई आँच ना आए। उनकी बातें सुनकर मेरे मन में उनके लिए इज्जत और बढ़ जाती। एक दिन मैं पापा के स्टडी रूम में बैठी हुई उनकी डायरी पढ़ रही थी। तभी बाहर से चाची की आवाज़ आई, आद्या बेटा सुनो। जब मैं बाहर आई, उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि चलो आज हम बाजार चलते हैं। मैंने हैरानी से पूछा, अचानक क्यों? वो बोली कि हाँ, इतने दिनों से तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, इसलिए चलते हैं, तुम्हारा मन बहल जाएगा। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, पर उनके बहुत कहने पर मैं उनके साथ बाजार चलने को तैयार हो गई। उस दिन कई महीनों के बाद मैं हवेली से बाहर निकली थी। पूरे रास्ते चाची मुझे हंसाने की कोशिश करती रहीं। कभी वो मुझसे बचपन की बातें करती, तो कभी माँ की, कभी पापा के मज़ेदार किस्से सुनाने लगती और मैं कई दिन बाद हल्का सा मुस्कुराई। और रात को जब हम घर लौटे तो देखा चाचा अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे। करीब 10 बजे वो घर पहुंचे। उनका चेहरा बहुत थका हुआ सा लग रहा था। मैंने तुरंत पानी का ग्लास उनकी तरफ बढ़ाया। उन्होंने पानी पीकर गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उनकी बात सुनकर मैंने रोनेहाई आवाज में कहा, चाचा आप हमारे लिए इतना सब कर रहे हैं, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने मेरी बात बीच में ही रोक दी, कहने लगे, अरे पगली, बेटी पर भी कोई कभी एहसान करता है क्या? मैं मुस्कुरा दी। उस रात मैं अपने कमरे में बहुत सुकून से सोई। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे माँ पापा भले ही इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे लोगों के बीच छोड़ा है जो कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने देंगे। मगर मुझे कहाँ पता था कि इंसान की असली पहचान वक्त आने पर ही सामने आती है। जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ने लगी। माँ पापा के जाने को लगभग 2 महीने हो चुके थे, पर मैं पापा की तस्वीर के सामने कुछ देर बैठ जाती और आज भी उनसे बातें करती थी। पापा, आज मैंने आपकी पसंद वाला सफ़ेद सूट पहना है। आप होते तो कहते कि मेरी बेटी सबसे सुंदर लग रही है। फिर खुद ही मुस्कुरा देती और अगले ही पल आंखें भर आती। एक दिन मैं लॉन में बैठकर किताबें पढ़ रही थी, तभी हमारे पुराने मैनेजर शर्मा जी तेजी से मेरी तरफ आए। उनके हाथ में एक फाइल थी। बोले, बिटिया ये पिछले महीने का हिसाब है, सोचा आपको दिखा दूं। अभी मैंने फाइल लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि पीछे से चाचा की आवाज़ आई, शर्मा जी रुकिए। हम दोनों ने मुड़कर देखा तो चाचा धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहे थे। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आवाज़ पहले से थोड़ी सख्त। मैंने आपसे कहा था ना, ऑफिस की सारी फाइलें पहले मेरे पास आया करें। शर्मा जी थोड़ा घबरा गए। जी, वो मैंने सोचा
तभी चाचा ने उनकी बात बीच में ही रोक दी। ये सोचना आपका काम नहीं है, आपसे जो कहा जाए बस वही कीजिए। शर्मा जी ने तुरंत सर झुका लिया। जी माफ कीजिए। उन्होंने फाइल वापस सीने से लगा ली और चुपचाप वहां से चले गए। मैं कुछ पल तक उन्हें जाते हुए देखती रही, फिर चाचा से बोली, चाचा वो तो बस मुझे हिसाब दिखाना चाहते थे ना। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, बेटा तुम्हें इन सब झंझटों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम आराम से अपनी ज़िंदगी जियो, बाकी सब मैं देख लूँगा। मैंने भी अपना सर हिला दिया। उनकी बातें मुझे उस समय गलत नहीं लगी, बल्कि मुझे लगा वो सचमुच मेरा बोझ कम करना चाहते हैं। उस दिन के बाद मैंने एक और बदलाव देखा। पहले जब भी कोई नौकर हवेली आता तो सबसे पहले मुझसे मिलता था, मगर अब सब सीधे चाचा के कमरे में चले जाते। वहीं मीटिंग होती, फैसले लिए जाते और फिर सब वापस चले जाते। मैं कई बार ड्राइंग रूम में बैठी रहती, लेकिन कोई मुझे बुलाता तक नहीं। शुरू शुरू में मुझे अजीब भी लगा। ऐसे ही एक शाम को मैं बगीचे में टहल रही थी, तभी मुझे पुराने माली काका मिले। उन्होंने मुझे बचपन से गोद में खिलाया था। मुझे देखते ही बोले, बिटिया आजकल बहुत कम दिखाई देती हो। मैं हल्का सा मुस्कुराई, बस अब मन नहीं करता बाहर आने का। इस पर उन्होंने प्यार से कहा, मालिक होते थे तो रोज यहीं बैठकर चाय पीते थे। इस लम्हे मैंने भी आसमान की तरफ देखा। हाँ काका, सब कुछ बदल गया है। अभी काका कुछ कहने ही वाले थे कि पीछे से चाचा की आवाज आई, काम खत्म हो गया तुम्हारा। और काका ने तुरंत घबराकर कहा कि जी बस अभी करता हूँ मालिक। उन्होंने जल्दी से अपने काम में ध्यान लगाया। मैंने पहली बार गौर किया, काका ने चाचा को मालिक कहा था। पहले वो ये शब्द सिर्फ पापा के लिए इस्तेमाल करते थे, इसलिए मेरे दिल में हल्की सी चुभन हुई। लेकिन अगले ही पल मैंने फिर खुद को समझा लिया। अब ऑफिस और घर की सारी जिम्मेदारी चाचा ही तो संभाल रहे हैं, लोग उनको ही मालिक कहेंगे ना। पर यहीं से एक ऐसे बदलाव की शुरुआत हो गई जिसे मैं उस समय देख नहीं पा रही थी। इसी तरह वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते माँ पापा को गुजरे हुए लगभग 6 महीने हो गए। इन 6 महीनों में मैंने एक बात जरूर सीखी थी, दुनिया किसी के जाने से नहीं रुकती। सूरज भी रोज निकलता है, लोग रोज अपने काम पर जाते हैं और जिंदगी वो भी आगे बढ़ जाती है। अब मैंने भी खुद को संभालना शुरू कर दिया था। अब मैं पहले की तरह हर वक्त अपने कमरे में बंद नहीं रहती थी। सुबह को कॉलेज जाती, थोड़ी देर लाइब्रेरी में किताबें पढ़ती, कभी कभी माँ के लगाए हुए पौधों को खुद पानी देती। मुझे याद था, माँ हमेशा कहती थी कि पेड़ पौधों की देखभाल करने वाला इंसान कभी पत्थर दिल नहीं हो सकता। इसलिए अब मैं रोज बगीचे में कुछ समय जरूर बिताती थी। तभी चाची मेरे पास आकर बैठ गईं। उन्होंने कुछ देर तक मुझे चुपचाप काम करते हुए देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, लगता है अब मेरी बेटी पहले जैसी होने लगी है। मैंने भी हल्की सी मुस्कान दी, जी चाची मैं कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा। मैंने उनकी गोद में सर रख दिया। सच कहूँ तो उस समय तक मुझे चाची में अपनी माँ की झलक दिखाई देने लगी थी। तभी अंदर से एक नौकर आया, मालकिन मालिक आपको बुला रहे हैं। चाची तुरंत उठकर खड़ी हो गईं। बोली, मैं तुम्हारे चाचा की बात सुनती हूँ बेटा। ये कहकर वो जल्दी जल्दी अंदर चली गईं और मैं वहीं बैठी रही। लेकिन न जाने क्यों कुछ देर बाद मेरा भी मन हुआ कि अंदर जाकर देखूं। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम के पास पहुंची, अंदर से धीमी आवाजें सुनाई दी। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। मैं अंदर जाने ही वाली थी कि चाचा की आवाज़ सुनाई दी, नहीं अभी सही वक्त नहीं है। मैं अनजाने में रुक गई। दूसरी आवाज़ शायद चाची की थी, लेकिन कब तक बर्दाश्त करें। चाचा ने धीरे से कहा, अभी सब कुछ जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, वक्त आने दो, सब अपने आप ही हो जाएगा। मैंने सोचा शायद ऑफिस की कोई बात कर रहे होंगे, इसलिए बिना सुने ही वापस मुड़ गई। मुझे दूसरों की बातें सुनना कभी पसंद नहीं था। उस रात खाने की मेज़ पर सब बिल्कुल नॉर्मल था। चाचा ऑफिस की बातें कर रहे थे। चाची ने उनकी प्लेट में उन्हें खाना परोसा। मैं चुपचाप खाना खा रही थी। अचानक चाचा ने मेरी तरफ देखा, फिर बोले, आद्या बेटा, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हमें जीना पड़ता है। इस बात पर मैंने सर हिला दिया। रात को अपने कमरे में लेटी तो शाम वाली बात याद आई, अभी नहीं, सही वक्त आने दो। न जाने क्यों ये शब्द बार बार मेरे दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को डांट दिया, तुम भी ना आद्या हर बात का मतलब निकालने लगती हो। चाचा तो खुद इतने महीनों से तुम्हारे लिए ही सब संभाल रहे हैं। मैंने फिर तकिया अपनी बाहों में दबाया, आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। पापा को गुजरे हुए लगभग 8 महीने हो गए। अब हवेली में सब कुछ ठीक लगता। चाचा रोज ऑफिस जाते, चाची पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती और मैं धीरे धीरे अपनी पढ़ाई के साथ साथ खुद को संभालने की कोशिश करने लगी।
मुझे अब भी पूरा विश्वास था कि मेरे चाचा चाची मेरे अपने हैं, लेकिन उस शाम मेरी ये सोच हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस दिन शाम के करीब 7 बजे मैं अपनी एक किताब ढूंढ रही थी, तब मुझे याद आया कि सुबह पढ़ते समय मैं उसे नीचे वाले ड्राइंग रूम में छोड़ आई थी। इसीलिए मैं उसे लेने नीचे जाने लगी और सीढ़ियां उतरकर नीचे आई तो पूरा घर बिल्कुल शांत था। नौकर अपने अपने काम में लगे हुए थे। मैं जैसे ही ड्राइंग रूम के पास पहुंची, उस वक्त फिर से अंदर से चाचा और चाची की धीमी आवाज सुनाई दी। मैं दरवाजा खटखटाने ही वाली थी कि चाची की एक बात मेरे कानों में पड़ी। कब तक सब कुछ उसके नाम रहने दोगे? इतना सुनना था कि मेरा हाथ वहीं रुक गया। मैंने सोचा शायद मैंने कुछ गलत सुना है। फिर चाचा बोले, धीरे बोलो, अगर उसने सुन लिया तो। मेरी धड़कनें अचानक तेज हो गईं। मैं दरवाजे से थोड़ा हटकर खड़ी हो गई। चाची की आवाज फिर से आई, ये पूरी हवेली, फैक्ट्रियां, जमीनें, सब कुछ तो उसी के नाम है। और हम, भला हमारे हिस्से में क्या आएगा? कुछ पल तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर चाचा ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इतने महीनों से सब कुछ मैं ही संभाल रहा हूँ, लेकिन मालिक तो आज भी कागजों में वही है। मेरे हाथ से किताबें छूटकर जमीन पर गिर गईं। ये आवाज सुनते ही अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। मैं फौरन घबरा गई। जल्दी से अपनी किताबें उठाईं और बिना पीछे देखे अपने कमरे की तरफ भाग गई। कमरे में पहुंचते ही मैंने दरवाजा बंद कर लिया। मेरी सांसें अब काफी तेज चल रही थी। मैं बार बार खुद से कहने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद मैंने गलत सुना है। चाचा ऐसा सोच भी नहीं सकते। लेकिन उनकी वही आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी कि मालिक तो आज भी कागजों में वही है। उस रात, कई महीनों के बाद, मैं फिर से पूरी रात नहीं सो पाई और मेरे दिल में अपने ही लोगों के लिए एक छोटा सा शक पैदा हो गया। एक दिन मैं कॉलेज से लौटी तो देखा चाचा चाची अपने कमरे में ही थे। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। मैं उन्हें बुलाने ही जा रही थी कि अंदर से चाची की आवाज सुनाई दी। इस बार मैंने जानबूझकर किसी की बात नहीं सुनी, लेकिन तभी एक बात मेरे कानों में साफ पड़ी, आदि अब छोटी बच्ची नहीं रही है। मैं वहीं रुक गई और बात सुनने लगी। चाची बोली, पूरा शहर जानता है कि वो वीर सिंह की इकलौती बेटी है। आज नहीं तो कल उसकी शादी तो हमें ही करनी होगी। चाचा ने शांत आवाज में कहा, हाँ, लेकिन अभी इतनी भी क्या जल्दी है? चाची कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, जल्दी उसकी शादी हो जाएगी तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। चाचा ने उनकी तरफ देखा, तुम कहना क्या चाहती हो? उसी पल चाची कुर्सी से उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। मैं बस इतना कह रही हूँ कि लड़की जितनी जल्दी अपने घर चली जाए उतना ही अच्छा होता है। और चाचा अब भी चुप थे। चाची ने एक बात और कही जो शायद उनके मन में पहले से थी, और वो वैसे भी इतनी बड़ी जायदाद का मालिक उसका पति ही तो बनेगा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मैंने पहली बार महसूस किया चाची की आवाज में अपनापन कम और हिसाब किताब ज्यादा था। चाचा ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन रिश्ता तो अच्छा ही देखना पड़ेगा, हम कोई ऐसा मामूली रिश्ता नहीं अपना सकते। चाची हल्का सा मुस्कुराई, अच्छा रिश्ता? अच्छा रिश्ता किसके लिए? उसके लिए? चाचा ने चौंक कर उनकी तरफ देखा, क्या मतलब है तुम्हारा? चाची उनकी कुर्सी के पास आकर बैठ गईं। आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर उसका पति बहुत समझदार और ताकतवर हुआ तो वो पूरी जायदाद पर अपना हक जमा लेगा। और अगर, वो कुछ पल रुकी फिर धीमे से बोली, अगर कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो हमारे कहने पर चले, जिसकी अपनी कोई हैसियत ही ना हो, तो सारी जिंदगी सब कुछ हमारे ही कब्जे में रहेगा। इस बात पर चाचा कुछ नहीं बोले। चाची समझ गई थी उनकी बात असर कर रही है। उसके बाद उन्होंने आखिरी वार किया, जरा सोचिए, इतने टाइम से बिजनेस कौन संभाल रहा है? आप। हवेली कौन संभाल रहा है? हम। और जब भी इस सब के मालिक कौन है? आद्या। बताओ भला, ये क्या इंसाफ है? ये सुनकर चाचा ने पहली बार कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखने लगे। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी। मेरे हाथ बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए। अब मुझे समझ आने लगा था कि जिस बदलाव को मैं इतने दिनों से महसूस कर रही थी, वो मेरी गलतफहमी ही नहीं, वो एक कड़वा सच था। फिर मैं चुपचाप वहां से अपने कमरे में वापस आ गई। उस रात के बाद मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं पहले की तरह बेफिक्र नहीं रही थी। अब मैं हर बात को ध्यान से देखने लगी। चाचा किससे मिल रहे हैं? कौन सी फाइल घर आ रही है? कौन सा आदमी बार बार हवेली में आ रहा है? सब पर मेरी नजर रहने लगी। लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ शक था, कोई सबूत नहीं। करीब 4-5 दिन बीत गए। उस दौरान चाचा चाची ने मुझसे पहले से भी ज्यादा प्यार से पेश आना शुरू कर दिया। चाची मेरी पसंद का खाना बनवाती। चाचा शाम को मेरे लिए मिठाई लेकर आते। उनका ये बदला हुआ व्यवहार मुझे और बेचैन करने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये अपनापन था या किसी तूफान से पहले की खामोशी।
एक दिन जब मैं कॉलेज से लौट रही थी, जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखा, ड्राइंग रूम में कुछ अनजान लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। मैं अंदर गई तो वहाँ 4-5 लोग बैठे थे। मुझे देखते ही सबकी नज़रें मेरी तरफ उठ गईं। तभी चाची मुस्कुराईं, "आद्या बेटा ज़रा इधर आओ।" मैं उनके पास जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, "बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक फ़ैसला किया है।" और मैंने अनजान बनते हुए पूछा, "कैसा फ़ैसला?" तो चाचा मुस्कुराए, "तुम्हारी शादी का फ़ैसला बेटी।" इस बात को सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। "क्या? शादी? लेकिन इतनी जल्दी क्यों?" मैंने खुद को संभालते हुए कहा, "चाचा, अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और मुझे अभी शादी नहीं करनी।" चाची तुरंत बोली, "हर लड़की यही कहती है बेटा, लेकिन एक दिन तो अपना घर बसाना ही होता है।" मैंने पहली बार उनकी आंखों में देखकर कहा, "लेकिन ये मेरी ज़िंदगी है, कम से कम मुझसे तो पूछ लेते आप लोग।" चाचा ने गहरी सांस ली, "हम कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकते आद्या। जिस लड़के को हमने चुना है वो बहुत ही अच्छा इंसान है।" मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, "क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ?" चाचा ने तुरंत जवाब दिया, "नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें उस परिवार की पूरी खबर है। तुम्हें बस हम पर भरोसा रखना है। हमने कोई फ़ैसला लिया है तो अच्छा ही सोचा होगा ना?" उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल में बैठा डर और गहरा हो गया। ऐसे ही 2 दिन बाद बिना मेरी मर्ज़ी जाने सगाई की तारीख तय कर दी गई। हवेली में फिर से सजावट शुरू हो गई। जिस घर में कुछ महीने पहले सिर्फ दुख था, आज वहीं शादी की तैयारियां होने लगीं। लेकिन इस बार इस घर की बेटी के चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं थी। सगाई वाले दिन मैं भारी लाल रंग का सूट पहनकर नीचे आई। मेरे कदम कांप रहे थे। दिल बार बार कह रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। तभी हवेली के मेन दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। सबकी नज़र उधर चली गई। गाड़ी से एक आदमी उतरा, आम से कपड़े, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी, सर झुकाए हुए और हाथ में एक सफ़ेद छड़ी लिए। वो बहुत ही संभल कर चल रहा था। उसके साथ एक बुजुर्ग आदमी भी था जो उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ला रहा था। ये देखकर मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने बेयकीनी से चाचा की तरफ देखा। उन्होंने एकदम नजरें फेर ली। मैं सब समझ चुकी थी। उन लोगों ने क्या खेल खेला है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और फौरन से चाचा के पास गई। उनके सामने मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। "चाचा, मेरी एक बात मान लीजिए। अगर मैं आपको बोझ लगती हूँ तो मैं इसी हवेली के किसी कोने में रह लूंगी। मैं 2 वक्त की रोटी भी नहीं मांगूंगी, नौकरों की तरह काम कर लूंगी, लेकिन ऐसा ना करिए।" अब मेरी आवाज़ टूट गई। "प्लीज़ मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए।" पूरा हॉल खामोश हो गया। सब लोग मेरी ही तरफ देख रहे थे, लेकिन चाचा का चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये फैसला हो चुका है आद्या। चाची ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। "ये फालतू का रोना धोना बंद करो। लड़कियों को तो एक दिन अपना घर छोड़ना ही पड़ता है।" अब मैंने आखिरी बार पूरे हॉल में नजर दौड़ाई तो शायद कोई तो होगा जो मेरे लिए बोलेगा, पर उस वक्त हर कोई खामोश था। मेरी लाख मिन्नतों के बाद भी चाचा चाची का फैसला नहीं बदला। मैंने रो रो कर खुद को थका दिया था, लेकिन जिसे लालच अंधा कर दे उसे किसी की आंखों से आंसू दिखाई नहीं देते। 2 दिन के बाद मेरी शादी की तारीख भी तय कर दी गई। न कोई खुशी थी, न दुल्हन बनने का सपना। मैं बस एक जिंदा लाश की तरह हर रस्म निभाती रही। हर बार माँ पापा की तस्वीर की तरफ देखकर यही कहती कि काश आज आप दोनों मेरे पास होते। शादी वाले दिन पूरी हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। हर तरफ रोशनी जगमगा रही थी, लेकिन मेरी जिंदगी में अंधेरा उतर गया। मंडप में मैं और शौर्य आमने सामने बैठे थे। शौर्य पूरे टाइम सर झुकाकर बैठा रहा। उसके हाथ में वही सफेद छड़ी थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और मेरी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। एक बार भी शौर्य ने मेरी तरफ नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे भी इस शादी से कोई खुशी नहीं थी। कुछ ही देर में 7 फेरे पूरे हो गए और शौर्य के साथ मेरी विदाई हो गई। आखिरी बार मैंने मुड़कर उस हवेली को देखा जहां मेरा बचपन बीता था, लेकिन आज वहां से मुझे बेटी की तरह नहीं, बल्कि एक बोझ की तरह विदा किया जा रहा था। करीब 2 घंटे के बाद गाड़ी एक छोटे से कच्चे मकान के सामने जाकर रुकी। शौर्य ने धीरे से कहा, "हम पहुंच गए।" मैंने चारों तरफ देखा, टूटी हुई दीवारें, टीन की छत, आंगन में सूखी मिट्टी। घर के अंदर मुश्किल से 2 छोटे कमरे थे। मैं समझ गई कि यही अब मेरा घर है। मैंने बिना कुछ कहे शौर्य का हाथ पकड़ा और उन्हें धीरे धीरे अंदर ले गई। वो पूरे रास्ते उसी तरह चल रहे थे जैसे सचमुच उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। घर में खाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा आटा था, न कोई कमाने वाला, न कोई सहारा था। इसलिए अगली सुबह मैंने खुद ही पास के घरों में काम मांगना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन आखिरकार कोशिश करने पर 2 घरों में मुझे खाना बनाने और साफ सफाई का काम मिल गया। अब सुबह से शाम तक मैं काम करती और जो पैसे मिलते उसी से घर का चूल्हा जलाकर रात में
यही सोचकर रोती कि क्या यही मेरी किस्मत थी, और हर बार शौर्य चुपचाप एक कोने में बैठे रहते। उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी खामोशी ही रहती, जिसका मतलब मैं कभी समझ ही नहीं पाई। मेरी शादी को अब लगभग 1 महीना बीत चुका था। अब यही मेरी जिंदगी बन गई कि सुबह को दूसरों के घर में काम करना, शाम को घर लौटकर शौर्य के लिए खाना बनाना और रात को माँ पापा को याद करके रो लेना। मैंने अपनी किस्मत से लड़ना छोड़ दिया था। उस दिन मैं हमेशा से लगभग 2 घंटे पहले घर लौट आई। जिस घर में काम करती थी, वहाँ किसी वजह से काम जल्दी खत्म हो गया, तो मैंने सोचा आज शौर्य के लिए उनकी पसंद का खाना बना दूंगी। मगर मैं जैसे ही घर के दरवाजे तक पहुंची, अंदर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैं ठिठक गई। घर में तो शौर्य के अलावा कोई था ही नहीं। फिर वो किससे बात कर रहे थे? मैंने दरवाजे की छोटी सी दरार से अंदर झांका और जो देखा तो मेरी सांसें जैसे थम गईं। शौर्य बिना किसी सहारे के पूरे कॉन्फिडेंस से कमरे में टहल रहे थे। न उनके हाथ में सफ़ेद छड़ी थी, न वो किसी चीज़ से टकरा रहे थे। उन्होंने मोबाइल कान से लगाया हुआ था। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। तभी उनकी आवाज़ साफ सुनाई दी। अब समय आ गया है। उन लोगों ने अपनी चाल पूरी चल ली है। अब मेरी बारी है। कुछ पल के बाद वो फिर बोले। उन्होंने अपनी ही भतीजी को बोझ समझकर मेरे साथ बांध दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं सचमुच अंधा हूँ। लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं शुरू से सब जानता था। उन बातों को सुनते मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। दरवाजे की आवाज़ सुनते ही शौर्य मुड़ गए। तभी हम दोनों की नज़रें मिली। कुछ पल तक कमरे में बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने धीरे से मोबाइल नीचे किया। कॉल कट गई थी और तभी मैं कांपती हुई आवाज़ में बोली, क्या आपको सब दिखाई देता है? और शौर्य ने गहरी सांस ली। फिर मेरे सामने आकर बोले, हाँ, मैं अंधा नहीं हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तो आपने मेरे साथ ये धोखा क्यों किया? उन्होंने अपना सर झुका लिया। नहीं, मैंने धोखा नहीं किया, बस तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। उनकी बात में कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने अपनी अलमारी खोली, उसमें से एक पुरानी लोहे की फाइल निकाली। फिर बोले, आज तुम्हें सब सच जानने का हक है आद्या। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। शौर्य ने दरवाजा खोला तो बाहर आदित्य अंकल खड़े थे। उनके बाल पहले से ज्यादा सफेद हो चुके थे, लेकिन चेहरे पर वही अपनापन दिखा जो मैंने हमेशा से देखा था। मैं उन्हें देखते ही रो पड़ी। अंकल, ये सब क्या हो रहा है? देखिए ना। तब उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। आज तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा बेटा। हम तीनों फिर बैठ गए। आदित्य अंकल ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, जब तुम बहुत छोटी थी, तुम्हारे पापा को अपने भाई और भाभी की नीयत पर शक होने लगा था। उन्हें लगता था कि एक दिन लालच उन्हें अंधा नहीं कर दे, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी के असली कागज मेरे पास सेफ्टी के लिए रख दिए। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक वादा लिया था कि अगर कभी मैं न रहूं तो मेरी बेटी का हक उसे जरूर दिलाना। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आदित्य अंकल आगे बोले, मैं सीधे तुम्हारी मदद कर सकता था बेटा, लेकिन तब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। हमें उनकी असलियत दुनिया के सामने भी लानी थी। फिर उन्होंने शौर्य की तरफ देखा। जब मेरा बेटा बड़ा हुआ, मैंने उसे सारी सच्चाई बताई। उसके बाद शौर्य बोला, मैंने जानबूझकर अंधे होने का नाटक किया ताकि वो अपनी असली चाल चलें, और देखो वही हुआ। उन्होंने लालच में आकर तुम्हारी जिंदगी से खेल लिया। उसी समय बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। शौर्य ने पहले ही सबूत इकट्ठा कर लिए थे। चाचा चाची की बातचीत की रिकॉर्डिंग, कुछ दस्तावेज और उन लोगों के बयान जिन्होंने साजिश में उनकी मदद की थी। कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जाते जाते चाचा ने मेरी तरफ देखा, लेकिन आज उनकी आंखों में पछतावा नहीं, सिर्फ हार थी। कुछ दिनों के बाद आदित्य अंकल ने मेरे हाथ में एक फाइल रखी। ये तुम्हारे पापा ने मेरे पास रखवाया था। मैंने वो फाइल खोली। उसमें हवेली, फैक्ट्रियां, जमीन और सारी प्रॉपर्टी के असली कागज थे। वो देखते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फौरन उन्हें सीने से लगा लिया। आज मुझे मेरा हक मिल गया था, तो दिल को बहुत सुकून मिला। कुछ दिन के बाद ऐसे ही शौर्य अपना सामान बांध रहे थे। मैंने उनसे हैरानी से पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? तो वो मुस्कुराए। अब मेरा काम पूरा हो गया ना, इसलिए अब मैं चलता हूँ। मैंने घबराकर पूछा, पर कहाँ? फिर उन्होंने शांत आवाज में कहा, तुम्हें मुश्किल से बचाने के लिए मुझे तुम्हारा पति बनना पड़ा था, लेकिन अब तुम आज़ाद हो। तुम अपनी जिंदगी अब अपनी मर्जी से जीना। इतना कहकर वो मुड़े ही थे कि मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, जब पूरी दुनिया ने मुझे बोझ समझ लिया था, तब आपने बिना किसी मतलब के मेरा साथ दिया। आपने मेरा हक मुझे दिलाया और हर दर्द में चुपचाप मेरे साथ खड़े रहे। ये रिश्ता भले ही एक नाटक बनकर शुरू हुआ हो, लेकिन मेरे लिए अब ये नाटक नहीं रहा, मेरी जिंदगी बन गया है। शौर्य मेरी तरफ देखते रहे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको मंजूर हो तो मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी भी आपके साथ ही बिताना चाहती हूँ। इस बात से शौर्य की आंखें भी नम हो गईं।
उन्होंने पहली बार मेरा हाथ दिल से थामा और कहा, इस बार ये रिश्ता किसी मजबूरी से नहीं बल्कि हमारी अपनी मर्जी से होगा। फिर कुछ महीनों बाद उसी हवेली में जहाँ कभी लालच ने रिश्तों को तोड़ दिया था, वहीं पहली बार सच्चे यकीन और प्यार ने एक नया परिवार बसा दिया। सही कहते हैं कि रिश्ते खून से नहीं नियत से निभाए जाते हैं। जब इंसान के दिल में लालच घर कर लेता है तो उसे अपने भी पराये लगने लगते हैं। दौलत कुछ समय की खुशी दे सकती है, लेकिन गलत तरीके से कमाई गई प्रॉपर्टी कभी सुकून नहीं देती। दूसरी ओर सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, एक दिन वो जरूर जीतती है। इसलिए इस कहानी से यही बात समझ आती है कि किसी के भरोसे, किसी के हक और जिंदगी के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बेटी को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो भी परिवार की उतनी ही हकदार होती है जितना कोई बेटा होता है। और जो लोग दूसरों का हक छीनने की कोशिश करते हैं ना, आखिर में वही अपनी इज्जत, रिश्तों और आज़ादी तीनों से हाथ धो बैठते हैं। सच में ईमानदारी, इंसानियत और न्याय की जीत देर से हो सकती है, लेकिन उसकी हार कभी नहीं होती। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जिन लोगों को आप अपना समझते थे, वही आपके भरोसे का गलत फायदा उठाने लगे हों? अगर हाँ, तो अपनी कहानी हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि आपकी कहानी किसी और को हिम्मत दे सके। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।